हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने किया था मेथड्स ऑफ टीचिंग से इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड का एक पार्ट किया था कि स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने टोटल कुछ 5 एक मेथड किए थे। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड में नेक्स्ट मेथड आता है हमारा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड के अंदर क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक केस दिया जाता है जो केस ओरिजिनल होता है, मतलब वो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस होता है और उस केस पर स्टडी करने को कहा जाता है स्टूडेंट्स को। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इससे एक्टिव लर्निंग होगी। सबसे पहली बात कि एक एक्टिव लर्निंग मेथड है और इसमें रिक्वायर होता है पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है, साथ साथ इन्वॉल्वमेंट भी होती है। जैसे कि हमने कोई केस, नोकिया का केस या पार्ले जी का केस दिया अपने स्टूडेंट्स को कि इस पे आप स्टडी करो, तो वो केस क्या है, एक रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस है और वो एक रियल केस है। तो वो केस दिया, जब वो केस स्टडी करेंगे तो उससे क्या होगा, अभी जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी होगा। मीन्स वो उसमें केस को रीड करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, साथ साथ उनकी उस केस स्टडी में इन्वॉल्वमेंट भी होगी, मतलब वो इन्वॉल्व भी होंगे उस केस में। तो सबसे अच्छी बात इस केस स्टडी मेथड की है कि वो एक एक्टिव लर्निंग मेथड है, मतलब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वो एक्टिवली सीखते हैं। तो केस स्टडी मेथड जहाँ पे कोई केस दिया जाएगा बच्चों को कि आप उनको स्टडी करो और उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करो, उसका डिसीजन निकालो। केस स्टडी मेथड में से आप कोई केस जब स्टडी कर रहे हो, या तो टीचर उनको केस स्टडी करवाएगा एक वीडियो फॉर्म में कि टीचर ने कोई एक वीडियो आपको दिखा दी जिससे आपको आइडिया होगा कि इस केस में क्या कुछ था, या फिर आप खुद से बुक से उस केस को रीड कर रहे हो। तो केस स्टडी का ओवरऑल मीन्स क्या हुआ कि जब आप उस केस को स्टडी कर रहे हो, वीडियो के थ्रू करो, आप बुक्स के थ्रू करो, कैसे भी करो, बट आप उस केस को स्टडी कर रहे हो, आप उस केस के डेप्थ में जा रहे हो कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। केस स्टडी मेथड एक यूज़फुल स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि किसी भी केस को कैसे हम एनालाइज करते हैं, मतलब कैसे हम उसका विश्लेषण करते हैं, कैसे उसकी छानबीन करते हैं कि केस क्यों घटित हुआ, कैसे हुआ। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि ये केस जो बना है इसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। और जब उस प्रॉब्लम्स को हम रीड करते हैं तो अपने माइंड में हम खुद से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, मतलब कि इससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है कि अगर हमने कोई प्रॉब्लम देखी तो हम खुद से सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम का अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या सॉल्यूशन निकाल के लेके आते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, साथ साथ सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या इसके और सॉल्यूशन हो सकते थे, या अगर हम उसकी जगह होते तो क्या सॉल्यूशन निकाल के ले आते। एंड कंपेयर अल्टरनेटिव डिसीजन, और जो अल्टरनेट डिसीजन है, मतलब कि एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे डिसीजन होते हैं, तो उन सबको कंपेयर करते हैं कि बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा। एंड अराइव एट कंक्लूजन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और लास्ट में हम किस पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। तो केस स्टडी मेथड का हमें क्रक्स क्या पता चला कि केस स्टडी मेथड जिसमें लर्नर की एक्टिव लर्निंग मेथड है, ये मतलब जो लर्नर है उसका पार्टिसिपेशन भी अच्छा होगा और इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी होगी। साथ साथ जो केस स्टडी मेथड है वो एक यूज़फुल स्ट्रेटजी है ताकि जो स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, वो एनालाइज करना सीखे, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीखे, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना सीखे, उनको कंपेयर करना सीखे और उस सॉल्यूशन को खुद से फाइंड आउट करना सीखे कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या सॉल्यूशन निकाल के लेके आता। इसमें जो स्टूडेंट है वो उस सिचुएशन से डील करता है, जैसे जो उस केस में जो प्रॉब्लम आई थी उससे वो खुद से डील करता है कि वो स्टूडेंट की अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं इससे कैसे डील करता, मैं क्या डिसीजन लेके आता अगर ये मेरे साथ होती। तो ये केस स्टडी मेथड काफ़ी सब्जेक्ट्स में काम करता है, जैसे हिस्ट्री हो गई, बायोग्राफी हो गई, और सोशियोलॉजी हो गई, लॉ हो गई, मैनेजमेंट हो गई। पर सब सब्जेक्ट में केस स्टडी मेथड काम नहीं करता है। जैसे आप हिस्ट्री को केस उठाओगे तो वहाँ आप उस केस को स्टडी करोगे। आपने लॉ के अगर कोई आप लॉ का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लॉ का कोई अगर उठाओगे केस स्टडी तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या डिसीजन लेके आता, क्या डिसीजन निकालता मैं उस चीज़ का, कैसे उसको सॉल्व करता मैं। मतलब जो केस स्टडी होती है वो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, बिल्कुल रियल लाइफ होती है, ओरिजिनल सिचुएशन होती है जिसको आप स्टडी करते हो और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो।
केस स्टडी मेथड के कुछ एडवांटेज भी हैं। जैसे सबसे पहली बात कि एक्टिव लर्निंग मेथड है ये, तो इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा और स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। जो स्टूडेंट है वो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगे और उनमें डिसीजन मेकिंग पावर आएगी कि अगर वो सिचुएशन उनके साथ होती है तो वो क्या डिसीजन लेके आते हैं, तो वो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज होगी। साथ साथ उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और वो उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज करने की थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी। बट इसका डिसएडवांटेज एक है कि ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे कि अभी हमने बात की कि सोशियोलॉजी में अप्लाई होगा और बायो में अप्लाई होगा, बायोग्राफी में अप्लाई होगा, लॉ में अप्लाई होगा, पर ये मैथ्स में अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब कि इसकी डिसएडवांटेज भी है कि केस स्टडी मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता। और दूसरी बात, केस स्टडी करवाने के लिए एक टीचर भी एफिशिएंट होना चाहिए कि वो आपको केस स्टडी करवा सके, क्योंकि सारा जो मैटर है वो खुद से नहीं रीड कर सकता। कहीं ना कहीं जहाँ उसको टीचर की हेल्प मिलेगी, तो टीचर की हेल्प जरूरत होगी, तो वहाँ पे टीचर भी इतना एफिशिएंट होना चाहिए। तो केस स्टडी मेथड की एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, बट इसका मेन क्रक्स क्या है कि एक्टिव लर्निंग मेथड जो स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेशन की जो है बढ़ाता है, साथ साथ उनकी थिंकिंग डेवलप करता है, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करता है और उनकी जो है एनालाइज करने की पावर को भी डेवलप करता है। नेक्स्ट मेथड आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसको हम PI मेथड ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। PI मेथड एक ऐसी टर्म है जो यूज़ होती है हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग में। मतलब कि जो सिस्टम हमारा हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा, जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होगा लर्निंग का, उसी में यूज़ होता है हमारा PI मेथड, विच इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ सेल्फ बेस्ड लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप। सिंपल से इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड है जो बेस है हमारा लॉजिकल सीक्वेंस पे, और जिसमें जो लर्निंग स्टेप्स है उसको हम हर स्टेप के बाद फीडबैक लेते हैं। जैसे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन करेंगे कि एक सीक्वेंस में चलेगी हर चीज़ कि मीनिंग के बाद हमने डेफिनेशन किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी तो वो करेंगे, उसके बाद उसकी एडवांटेज करेंगे, फिर डिसएडवांटेज करेंगे। तो मतलब कि हर चीज़ एक सीक्वेंस में चलेगी कि आपको इस सीक्वेंस में उसको फॉलो करना है। तो आपने वो लॉजिकल सीक्वेंस पहले से ही बुक्स में बना होता है, तो आप हर एक स्टेप के बाद हर एक स्टेप को आप पढ़ोगे, सीक्वेंस से पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप मीनिंग के बाद डायरेक्ट एडवांटेज पढ़ रहे हो, तो हर एक चीज़ को सीक्वेंस से पढ़ोगे और सीक्वेंस से पढ़ने के बाद आप उसको एनालाइज कर रहे हो। जैसे कि आपने मीनिंग पढ़ा तो मीनिंग से आपने फिर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, खुद को एग्जामाइन करना शुरू किया कि आप कितने वो आपको मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। आपने मीनिंग रीड किया, उसके बाद मीनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, MCQ मिले, आपने सबको सॉल्व करना सीखा। उसके बाद आपने फिर डेफिनेशन की, तो फिर डेफिनेशन से जितने भी क्वेश्चन आते थे आपने उनको सॉल्व किया। फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद की, फिर आपने इंपॉर्टेंस रीड की। तो मिस जैसे जैसे आपने अगला स्टेप करते गए आप, तो उसके स्टेप्स के आपको साथ साथ फीडबैक लेते रहे कि मुझे ये वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अभी मैंने मीनिंग किया तो मुझे मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद डेफिनेशन करूँगा। तो मिस जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप सिक्वेंस से पढ़ोगे, ताकि जैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है तो पहले आप टीचिंग का मीनिंग करोगे, उसके बाद उस लेवल आएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको रीड करते जाओगे। तो एक चलता सीक्वेंस है। तो आप हर सीक्वेंस के बाद हर एक स्टेप के बाद चेक करते हो कि मुझे वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हमारा मतलब हुआ कि लर्निंग स्टेप विद फीडबैक, मतलब आप स्टेप तो सीख रहे हो विद फीडबैक, साथ साथ उनका फीडबैक ले रहे हो हर स्टेप के बाद। मीनिंग क्लियर किया तो मीनिंग का हमने फीडबैक लिया कि हमें वो समझ में आया कि नहीं आया। जो हमारे टेस्ट सीरीज़ आते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हो गए मीनिंग से रिलेटेड, हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि हमें मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डेफिनेशन की तो डेफिनेशन से क्वेश्चन क्लियर किया कि हमें वो डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई। मतलब हमने हर एक स्टेप के बाद उसका फीडबैक लिया हर स्टेप का कि हमें वो स्टेप क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड मीन्स जो प्रोग्राम में चलेगा, जो एक सीक्वेंस में चलेगा, और आप हर एक सीक्वेंस के हर एक स्टेप के बाद चेक करते हो कि आपको वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। जैसे अगर आप मैथ्स का यूज़ करोगे तो मैथ्स में आप पहले ऐड करना सीखते हो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, मतलब ये एक सीक्वेंस में चलता है हर चीज़। तो ये हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड।
उसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ सीक्वेंस में चलती है और आप उसको खुद से सीखते हो। जैसे आपने मीनिंग खुद से क्लियर किया, उसके बाद आपने एक स्टेप के बाद चेक किया कि वो आपको जो स्टेप आपने रीड किया है वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। तो जिसमें आप हर एक स्टेप के बाद चेक करते हो कि वो चीज़ हमें क्लियर हुई है या नहीं हुई है। इसकी अच्छी बात है कि हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। और दूसरी बात है, इस पर रेगुलर हमें फीडबैक मिलता है कि अपने को हर स्टेप के बाद फीडबैक मिलता रहता है कि हमें वो चीज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई है। बट इसके डिसएडवांटेज है कि कई बार जैसे अगर आपने मीनिंग रीड किया और आप मीनिंग्स का आपको पॉइंट्स नहीं क्लियर थे, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, फिर आपने डेफिनेशन रीड किया, उसका भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बाद आपका मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप अगला स्टेप रीड ही नहीं करोगे। तो उसका डिसएडवांटेज है कि जो स्टूडेंट मोटिवेशन है वो कम हो जाता है, मतलब वो उसका जो मोटिवेशन है वो डिमिनिश कम होता जाता है अगर उसको वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। बट अगर उसका अच्छी बात भी है क्योंकि हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, जो स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड है तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम PSI मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। सबसे अच्छी बात इस मेथड की ये है कि ये सारे सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है। पहले आप इसका बेसिक मीनिंग समझेंगे। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पर्सनलाइज करता है, मतलब खुद से कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन को, खुद से उन पे काम करता है, खुद से लर्निंग करता है। क्योंकि जो मेथड है वो कौन सा मेथड है हमारा, स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड। हम वही डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड या स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड। जो ये मेथड है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, मतलब इस पर मेन रोल किसका होगा, स्टूडेंट का होगा। तो इसमें स्टूडेंट खुद से कंट्रोल करेगा अपनी लर्निंग को, खुद से लर्निंग सीखेगा, खुद से लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। ये होते हैं हमारी सेल्फ लर्निंग या सेल्फ पेसिंग बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे जो लर्नर है वो खुद से सीखता है, खुद कंट्रोल करता है। अब पढ़ते हैं इसको। PSI मेथड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर। PSI मेथड हर सब्जेक्ट मैटर पर अप्लाई होता है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड था PI मेथड, वैसे ही सेम पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड है जो हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। सिर्फ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पर स्टूडेंट अपना कंटेंट खुद से चूज़ करते हैं, तो वो एरिया छोड़कर, वो सब्जेक्ट मैटर छोड़कर जो टीचर उनको प्रोवाइड करता है, रिटन मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसी मटेरियल पर ये मेथड यूज़ होता है। मतलब PSI मेथड जो टीचर उनको रिटन मटेरियल प्रोवाइड करेगा उस पर कौन काम करेगा, स्टूडेंट्स। उस रिटन मटेरियल को कौन पढ़ेगा, स्टूडेंट। वो आप उनको उसके रिटन मटेरियल को पढ़ेगा भी, उससे अपनी लर्निंग इम्प्रूव भी करेगा और उसको अपनी लर्निंग को कंट्रोल भी करेगा। मतलब सब कुछ इसमें किसके हाथ में है, स्टूडेंट के हाथ में है। टीचर भी एक्टिव है यहाँ पर, बट स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है। तो PSI मेथड जो सभी सब्जेक्ट मैटर पर अप्लाई होगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड की तरह, बट इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर स्टूडेंट अपना कंटेंट खुद से सेलेक्ट करते हैं। बेस्ट सूटेड व्हेन रिटन मटेरियल इज़ कन्वर्ट, जहाँ पर रिटन मटेरियल हमें गिवन होगा वहाँ पर ज़्यादा अच्छा सूट करेगा हमारा PSI मेथड। 5 एलिमेंट आते हैं PSI मेथड में। सबसे पहला मास्टर्ड लर्निंग। मास्टर्ड लर्निंग मीन्स जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो मास्टर्ड लर्निंग कर चुका है या फिर वो मास्टर्ड लर्निंग कर रहा है, मतलब वो मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट कर रहा है उस एरिया में, तो उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। सेल्फ पेसिंग, सेल्फ लर्निंग है, ज़्यादा वो फोकस उसको किस पे होता है कि वो खुद से सीखता है, टीचर की हेल्प बहुत कम लेता है। स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, मेन फोकस किस पे होता है यहाँ पे, रिटन मटेरियल के ऊपर। जो आपको रिटन मटेरियल में गिवन है उन्हीं को आप यूज़ करते हो, प्रोक्टर्स का यूज़ करते हैं, लेक्चर्स को यूज़ करते हो। तो 5 बेसिक एलिमेंट है, आपको इन बेसिक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। 5 बेसिक एलिमेंट, पाँचों ही इंपॉर्टेंट, आपको पाँचों ही पता होने चाहिए। मास्टर लर्निंग, स्ट्रेस और रिटन मटेरियल, सेल्फ पेसिंग, प्रोक्टर्स एंड लेक्चर्स। इसके एडवांटेज भी हैं, जैसे कि जो प्रोग्राम PSI मेथड है हमारा वो मास्टर लर्निंग पर बेस है, मतलब कि जहाँ पे लर्निंग मास्टरी होगी। दूसरी बात, ये सेल्फ पेसिंग लर्निंग है, मतलब यहाँ पे लर्नर खुद को ही सीखता है, खुद से ही सीखता है, तो वो सेल्फ पेसिंग लर्निंग हो गई जब वो सेल्फ स्टडी करता है, मतलब सिंपल सी बात हुई हमारी। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो PSI मेथड है सबसे मतलब लिमिटेशन अगर आप ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि हमने 3 डोमेन पढ़े थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव डोमेन
अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या था कि जहाँ पे उसकी इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज़ होती है, अफेक्टिव डोमेन में हमने पढ़ा था कि जहाँ वो विलिंगनेस होता है किसी भी काम को करने के लिए, एंड साइकोमोटर में जहाँ पे उसकी स्किल्स पे काम होता है, उसकी प्रैक्टिस पे काम होता है। तो जो ये है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन PSI मेथड, वो सिर्फ कॉग्निटिव को ही ध्यान में रखता है, मतलब वहाँ इस मेथड से उसकी इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी इंटेलिजेंस पावर ही बढ़ेगी। वो उसमें कोई फीलिंग्स नहीं आ रही, बिकॉज वो सिर्फ रिटन मटेरियल पर फोकस कर रहा है, कोई विलिंगनेस नहीं है कहीं पार्टिसिपेट करने के, जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को पढ़े जा रहा है, कहीं कोई और विलिंगनेस नहीं है, कुछ जागरूक होने की, अवेयर होने की, कुछ रिसीव करने की, रिस्पॉन्ड करने की कोई भी अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे ना। इसमें साइकोमोटर डोमेन को मतलब इसमें ये ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो रहा, क्योंकि आप रिटन मटेरियल को पढ़े जा रहे हो, ना तो आपको उसमें कुछ प्रैक्टिस हो रही, ना आपकी कोई स्किल बढ़ रही। तो मतलब कि क्या हुआ, ना तो यहाँ पे हमें अफेक्टिव डोमेन मिल रहा, ना तो हमारे अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे इस मेथड से, और ना हमारे साइकोमोटर जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहे इस मेथड से। और दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है कि जहाँ पे हमारा मटेरियल चेंज होता है, जैसे मान के चलो कि अगर हमने आज ये 5 पॉइंट पढ़े हैं और कल हम इन 5 पॉइंट्स में चेंज करके 7 पॉइंट्स कर दे, तो जो हर रोज़ या मतलब काफ़ी समय से जो चेंज हो रहा है मेथड, तो उसके अंदर हमारा यूज़ नहीं होता है। जो मटेरियल है वो, अगर वो मटेरियल कुछ टाइम तक फिक्स रहे तो ये मेथड काम करेगा। अगर ये मटेरियल चेंज होता रहे टाइम टू टाइम, बार बार चेंज होता है और जल्दी चेंज होता रहे, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा ओपन लर्निंग, और ये लास्ट मेथड है, 9th मेथड है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड का। ओपन लर्निंग एक फ्लेक्सिबल मेथड है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें कोई रेगुलर क्लास अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है। जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करते हैं डिस्टेंस से या ओपन से, वो हमारी ओपन लर्निंग मेथड होती है। ओपन लर्निंग मतलब जो स्टूडेंट्स अपनी डिस्टेंस से कोर्स कंप्लीट करते हैं, जो बीकॉम है वो अगर डिस्टेंस से कर रहे हैं तो वो ओपन लर्निंग है, क्योंकि ना तो उनको क्लास अटेंडेंस की ज़रूरत मतलब वो रेगुलर क्लास लगाएं, और ना ही उनको क्लास अटेंडेंस की ज़रूरी नहीं होती, साथ साथ उनको कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतने लेक्चर्स अटेंड ही करने पड़ेंगे। तो ओपन लर्निंग ओपन है, आप सीख सकते हो, बट ओपनली कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सीधी सी बात, ओपन मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात, ओपन लर्निंग सिर्फ डिस्टेंस से ही पढ़ना नहीं होता। आजकल क्या है कि पेन ड्राइव्स में आपको वीडियोस मिलती हैं, आप वहाँ से भी ओपन लर्निंग कर सकते हो। मतलब कि आपका इंटरेक्शन है, आप पढ़ रहे हो बिना किसी उसके किसी कहीं पर एडमिशन लिए आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लर्निंग करते हैं अपनी मल्टीमीडिया का यूज़ करके, जैसे उन्होंने कोई पेन ड्राइव यूज़ कर ली, कोई CD से कोई वो लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ओपन लर्निंग है। कुछ आपका फिक्स नहीं है कि आप कब पढ़ोगे, कुछ फिक्स नहीं है आपको क्लास अटेंडेंस लगानी है, बट आप लर्निंग कर रहे हो। उन CDs में लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, आप उन CDs के थ्रू अपने लेक्चर्स को रीड कर रहे हो, उन लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे हो। तो ओपन लर्निंग जहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और आप अपनी लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो मल्टीमीडिया को यूज़ करके, या फिर आप डिस्टेंस से कोई कोर्स कर रहे हो, तो वो भी ओपन लर्निंग में ही आता है। इसका एडवांटेज है जैसे कि ये फ्लेक्सिबल है लर्नर के लिए, कि लर्नर फ्लेक्सिबल है, इसमें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लर्न करता है। बट इसके डिसएडवांटेज है कि ये वहाँ पे या भी तो ये वहाँ पे सूटेबल नहीं है, जहाँ पर जो है जहाँ पर हमारा ज़्यादा चेंज होता हो लर्निंग मटेरियल में, या वो वहाँ पर भी सूटेबल नहीं है जहाँ पे साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन को भी फुलफिल नहीं करता। क्योंकि अगर आप फेस टू फेस लेक्चर और आप अपना कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको टीचर मोटिवेट करता है, टीचर आपको अवेयर करता है आने वाली चीज़ों के बारे में, टीचर आपकी स्किल्स पर काम करता है। जो टीचर है आपकी साथ साथ आपकी टेक्निकल स्किल्स पर काम करके आपको प्रैक्टिस करवाएगा। बट आप ओपन लर्निंग कर रहे हो तो आप रेगुलर क्लास नहीं लगा रहे हो, वहाँ पे जो टीचर है टीचर ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। ओपन लर्निंग में आप टीचर से रेगुलर कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके स्किल्स पर कोई ध्यान नहीं देगा, आप सिर्फ लर्न कर रहे हो बट बिना किसी हेल्प के। तो वहाँ पे आपकी जो बाकी स्किल्स पर काम नहीं होगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो उससे आपके साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन भी फुलफिल नहीं होंगे। और इसमें ओपन लर्निंग के लिए आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ थी, ज़्यादा टाइम चाहिए, तो ये भी इसकी लिमिटेशन थी। ये आज हमने किए मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो गया हमारा। हमने इसको 5 वीडियो में कवर किया है।
फर्स्ट में हमने किया था लार्ज ग्रुप मेथड, सेकंड एंड थर्ड वीडियो में हमने कवर किया स्मॉल ग्रुप मेथड, एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो में कवर किया हमने इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन